नमस्कार बच्चों, बचपन के दिन इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है बचपन के दिन। बचपन के दिन इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके पारिवारिक जानकारी हमने पहले परिचय में संक्षिप्त रूप में देखा और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बचपन का एक प्रसंग वर्णन किया है, उसको हमने विस्तार से पढ़ा। अगले परिच्छेद में हमें बचपन के दिन के 2 प्रसंग लेखक ने हमें यहाँ पर बता रहे, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम अगले परिच्छेदों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि बचपन का एक प्रसंग उन्होंने बताया कि उनके जो 3 प्रिय दोस्त थे वह हमेशा एक साथ बैठते थे, लेकिन नए शिक्षक स्कूल के में जब आते हैं स्कूल में, तो उनके द्वारा उनको अलग बिठाया जाता है, जो इस प्रकार से सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का व्यवहार करते हैं। तो रामानंद के पिताजी के द्वारा नए शिक्षक को समझाया जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने व्यवहार पर वो केवल दुखी व्यक्त नहीं करते, बल्कि वह आंतरिक प्रेरणा लेकर उन्हें अपनी गलती समझ में आते हैं और अपने आप को वह अपने आप में परिवर्तन वह लाते हैं। अब अगला प्रसंग में लेखक हमें बचपन के कौन से प्रसंग का वर्णन किया है, उसको हम पढ़ते हैं। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिवम सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवादी के खिलाफ हो चले थे। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला में जब वो पढ़ रहे थे तब उनके शिक्षक थे एक कट्टर ब्राह्मण थे, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अब कट्टर ब्राह्मण होने के बावजूद भी वे रूढ़िवादियों के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी रूढ़िवादी को नहीं माना था। वे मेरे साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। अब देखिए, वो जो शिक्षक थे ब्राह्मण होने के साथ साथ उन्होंने देखा कि कक्षा में या स्कूल में कलाम जो है वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान विद्यार्थी है, इसीलिए उन्होंने वहां पर किसी भी प्रकार की विभिन्नता या असमानता नहीं दिखाई या उन्होंने न ही सांप्रदायिकता पर विश्वास रखा। तो देखो, इस परिच्छेद में उस समय के समाज के विशेषताओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर विज्ञान शिक्षक के द्वारा एक अच्छे शिक्षक की क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होते हैं, यह भी हमें समझाने की कोशिश की गई है। अब वो देखो, उनके कलाम इनके अंदर अच्छे गुण थे और वही वह समझकर उन्हें क्या बनाना चाहते थे, वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में वह उनकी पहचान बनाना चाहते थे। कौन? कलाम इनके जो शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने क्या किया था, अपने घर पर कलाम इनको खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि उनके रसोई घर में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही है। अब देखिए, उस समय अब्दुल कलाम इनके साथ क्या हुआ था कि विज्ञान के शिक्षक ने उनको घर पर खाने पर बुलाया था, लेकिन वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो उनकी पत्नी रीति रिवाजों को, परंपरा को मानती थी और सामाजिक विषमताओं का उन पर असर था। तो सांप्रदायिकता के कारण वह एक मुसलमान विद्यार्थी को अपने रसोई घर में किस प्रकार से प्रवेश दे सकती थी। तो उस समय वह थोड़ा अपने पति से, अर्थात विज्ञान के शिक्षक से वो नहीं कहती कि नहीं, मैं अपने रसोई घर में ऐसे मुसलमान विद्यार्थी को अपने घर नहीं आने दूंगी। तब उस समय तो कलाम के सामने उनके विज्ञान के शिक्षक कुछ नहीं बोल पाए,
लेकिन उनकी जो ये अवस्था थी, हिचकिचाहट थी, उसे समझते हुए विज्ञान शिक्षक ने उनको कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारी व्यवस्था है वह बदलने में थोड़ा समय लगेगा और ऐसी समस्याओं का सामना हम सबको करना होगा, तो उसे हमें हतबल होने की आवश्यकता नहीं है। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। अब देखिए, एक सप्ताह के बाद विज्ञान शिक्षक ने बोला था कि हम परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम एक हफ्ते के बाद फिर से खाने के लिए आना। तो एक सप्ताह के बाद जब कलाम उनके घर जाते हैं तो खुद विज्ञान शिक्षक की जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उनकी पत्नी खुद कलाम इनको रसोई घर में लेकर आती है और स्वयं अपने हाथ से खाना परोसती है। अब देखिए, एक हफ्ते के बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि एक हफ्ते पहले शिक्षक की पत्नी तो उनको घर में, रसोई घर में प्रवेश देने के लिए मना कर रही थी, हिचकिचा रही थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि रसोई घर में वो खुद अब्दुल कलाम इनको लेकर जाती है और स्वयं अपने हाथों से भी खाना परोसती है। तो ये विचारधारा है उसमें कैसे परिवर्तित हुए होंगे, थोड़ा हम विचार कर सकते हैं इस पर। सोचिए इस पर क्या आपकी राय है। जो भी राय है आप लिख सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो देखिए इसमें क्या किया होगा, जो उनके विज्ञान के जो शिक्षक है उन्होंने अपनी पत्नी को सांप्रदायिक भावनाओं से समाज किस प्रकार से बट रहा है इसका वास्तविक ज्ञान उनको दिया होगा और यह समझाने की कोशिश की होगी कि हमें मानव को मानव समझना चाहिए, न किसी वो धर्म सांप्रदायिकता का है तो हमें मानव की दृष्टिकोण से उनकी तरफ देखना चाहिए। यह एक बात उनको समझाई होगी। या फिर अब्दुल कलाम, इनके अंदर जो गुण थे, उनके जो विचार धाराएं थे, उनकी जो विचार भावनाएं थे, इस बात को सुनकर शिक्षक, विज्ञान शिक्षक की पत्नी अब्दुल कलाम इनसे प्रभावित हुई होगी। इस कारण उन्होंने उसको खुद रसोई घर में ले गई होगी और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा होगा। या फिर और एक बात हो सकती है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अतिथि देवो भव, कि हमें जो भी हमारे घर पर कोई भी मेहमान के रूप में आता है, जब भी कोई भी अतिथि के रूप में आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन वह अतिथि के रूप में जब आता है तब हमें उनका स्वागत करना ही चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा है। तो दरवाजे पर आए हुए को कभी भी निराश नहीं करनी चाहिए। यह सारी बातें उस समय विज्ञान के शिक्षक ने उनके पत्नी को समझाया होगा और उसको समझाने के लिए उनके पास लगभग सप्ताह था। एक सप्ताह में उन्होंने अपने पत्नियों को इस विचारधाराओं पर विचार करने के लिए थोड़ा जोर डाला होगा और इस प्रकार उन्हें उस समय विज्ञान शिक्षक की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। इसलिए वह स्वयं रात्रि भोजन पर जब कलाम जी आते हैं तो उन्हें स्वयं अपने रसोई घर में ले जाती है और स्वयं अपने हाथों से उस समय उन्हें खाना परोसती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बचपन में ही अब्दुल कलाम इनके जीवन में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होगी या उन्हें किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो यह बात पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, तो केवल अब्दुल कलाम इनको ही नहीं, उस समय के शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे कि उनको अनेक समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे कौन कौन से कठिनाई या समस्या हो सकती है, तो उसमें तो पहली समस्या होगी धर्मवाद अर्थात संप्रदायवाद या संप्रदायवादी शिक्षक भी, या फिर तत्कालीन समाज की रूढ़िवादी परंपरा। तो यह सारी बातों का अब्दुल कलाम और अनेक विद्यार्थियों को इन सारी बातों का सामना करना पड़ा होगा। अब अगला एक प्रसंग यहाँ पर अब्दुल कलाम इन्होंने हमें बताया। अब तक हमने 2 प्रसंग देखे उनके जीवन के। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित श्वार्टज हाई स्कूल में हुआ। अब देखिए, इसके पहले उन्होंने उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई है, उसके बाद उनकी सेकेंडरी की शिक्षा
जो है आगे की पढ़ाई वो कहाँ पर उन्होंने किया, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। मेरे एक शिक्षक आयादुरे सोलेमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथनपुरम में रहते हुए आयादुरे सोलेमन ने मेरे संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। और वह 3 शक्तिशाली ताकत उन्होंने बताई थी, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इच्छा, आस्था और उम्मीदें। तो देखो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आप भी अपने जीवन में इस पंक्तियों को हमेशा याद रखें कि अगर हमें जीवन में सफल होना है और अच्छे परिणाम को प्राप्त करना है तो हमें 3 हमारे जीवन के प्रमुख शक्तिशाली ताकत होने चाहिए और वह उसमें से शुरुआत तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा। कि अब देखिए जो भी हम चाहते हैं वह हमारी इच्छा से होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि अगर पढ़ाई करना है तो हमें मन से करना है, इच्छा से करना है, हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। अगर पढ़ाई करने का हमारा मन नहीं होगा, पढ़ाई करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होगी तो कितना भी हमारे ऊपर दूसरे लोग प्रेशर करें, हमारे घर के लोग, परिवार वाले लोग हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित दे, स्कूल के शिक्षक हमें प्रोत्साहित करें, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा नहीं होगी तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे अंदर जो शक्तिशाली ताकत होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए हमारी इच्छा। उसके बाद आस्था। आस्था का अर्थ होता है विश्वास, की जो हम कर रहे हैं वह उस पर हमें विश्वास होना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है और अच्छा है। उसके बाद उम्मीद। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर हालत में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हार हो, चाहे पराजय हो, हर स्थिति में हमें हमारी उम्मीद बनाए रखना है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर ये जो शिक्षक जो थे उनके एपीजे अब्दुल कलाम, इनके जो शिक्षक थे सोलोमन, क्या नाम है उनका, आयादुरे सोलोमन। इन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव विद्यार्थियों में नहीं किया है। वो हर एक विद्यार्थी को अच्छी बातें सिखाते थे। तो उन्होंने न केवल अब यहाँ पर न केवल कलाम इनको सिखाया बल्कि पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को वह सिखा रहे हैं। वो क्या बता रहे कि हमारे अंदर जो हमारी इच्छा होती है वह तीव्र होनी चाहिए। जब वो इच्छा तीव्र होगी तो हमारे भीतर जो छिपे हुए शक्तिशाली गुण होते हैं वह अपने आप उभरने लगते हैं और हमारी छिपी हुई शक्ति और योग्यता का आभास हमें दिलाने देते हैं, वो हमें महसूस कराने लगते हैं। और वह हमेशा क्या कहते थे अब्दुल कलाम इनसे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नीति को बदल सकते हैं। नीति का अर्थ क्या होता है, भाग्य, हमारा नसीब। अब देखिए हमारे नसीब हमारे इस हाथों में जो रेखाएं होती है या हमारे जो ग्रहों की दशा होती है उस पर होती होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो नीति जो है, हमारे जो नसीब होती है उसमें हमें हमारे महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारे मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। निष्ठा और विश्वास से हम हमारे नियति को भी बदल सकते हैं। जो निराशावादी दृष्टिकोण है उसे हम आशावादी दृष्टिकोण से देखकर हम अपने जीवन में असंभव बातों को संभव अवश्य कर सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इन्होंने अपने बचपन की कुछ बातें हमें बताई है, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं भी हमें दिखाई दे रही, तो कुछ कमजोरियां भी हमारे सामने है। इन्होंने हमारे सामने 3 प्रसंग रखे हैं। पहले प्रसंग में जो नए शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो सांप्रदायिक और सामाजिक असमानता का व्यवहार हुआ था, तो फिर बाद में वो किस प्रकार से उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उनकी आंतरिक प्रेरणा से वह बदल गए, उनका व्यवहार बदल गया, इसका वर्णन किया। दूसरे प्रसंग में विज्ञान के शिक्षक की पत्नी का बदला,
और अंत में उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण माने गए शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से उन्हें अच्छी बातें सिखाने की प्रेरणा दी गई है, इसका वर्णन हमने पढ़ा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।